नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू प्रशासन से परिचय, एक शो जहां हम आपको गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट्स और उनके ऑफिसर से इंट्रोड्यूस करवाते हैं। वो क्या कार्य करते हैं, उनकी दिनचर्या क्या होती है, क्या वो प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, कैसे उनको सॉल्व करते हैं। एक आम नागरिक के तौर पर किसी भी डिपार्टमेंट का उनके योजनाओं से आप कैसे अधिकतम लाभ ले सकते हैं, इसकी जानकारी देते हैं। आज हमारे साथ एक ऐसे डिपार्टमेंट है जो किसानों को उनके उपज को बिकवाने में और उनको उचित मूल्य प्राप्त करवाने में कार्यरत रहते हैं। हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड उर्फ मार्केटिंग बोर्ड या मंडी बोर्ड, और मंडी बोर्ड के हिसार ज़िले को रिप्रेजेंट करते हुए आज हमारे साथ है हिसार के डिस्ट्रिक्ट मार्केटिंग एनफोर्समेंट ऑफिसर श्री साहेब राम। वेलकम टू द शो। थैंक यू। थैंक्स, आप हमें अपना टाइम दे रहे ताकि जनता समझ पाए मार्केटिंग बोर्ड को। जी, प्लीज़ आप कुछ अपने बारे में बता दें। मेरा नाम साहिब राम है। मैं यहाँ डिस्ट्रिक्ट मार्केटिंग इन्फोर्समेंट के पद पर हूँ, हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड हिसार, और पिछले 2 साल से मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। अगर किसी आम नागरिक को एज ए डिस्ट्रिक्ट मार्केटिंग एनफोर्समेंट ऑफिसर बन के गवर्नमेंट में सर्व करना हो तो वो कैसे कर सकते हैं? ये बाई प्रमोशन है, DMO ये पोस्ट जो है ना, सीधी रिक्रूटमेंट नहीं है इसमें। सीधी रिक्रूटमेंट कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है असिस्टेंट सेक्रेटरी के तौर पर। असिस्टेंट सेक्रेटरी की रिटन टेस्ट होता है, उसके बाद असिस्टेंट सेक्रेटरी के बाद सेक्रेटरी के बाद डिस्ट्रिक्ट मार्केटिंग इन्फोर्समेंट ऑफिसर। तो अब आप अपने कार्य को थोड़ा बता दें हमें कि एज ए DMO और या मंडी बोर्ड में क्या क्या कार्य होते हैं जनरली। मंडी में किसान अपने उपज लेके आते हैं मंडी में, उसकी उनको उचित रेट दिलाना, ये मार्केटिंग बोर्ड का काम है। और इसके अंदर डिस्ट्रिक्ट हिसार के अंदर 7 कमेटियाँ आती है। कमेटी का इंचार्ज सेक्रेटरी होता है और ओवरऑल सुपरविजन डिस्ट्रिक्ट पर हमारी है। तो साहिब राम जी, प्लीज़ आप हमें अपने डिपार्टमेंट के हायरार्की के बारे में बता दें। हमारे डिपार्टमेंट में ऑक्शन रिकॉर्डर होता है, जो सबसे नीचे की पोस्ट है ऑक्शन रिकॉर्डर, जो बोली नोट करते हैं। दूसरा होता है मंडी सुपरवाइजर, आगे उससे सीनियर पोस्ट मंडी सुपरवाइजर है। उसके बाद अकाउंटेंट है, उसके बाद असिस्टेंट सेक्रेटरी, उसके बाद सेक्रेटरी, उसके बाद DMO, ZMO, CMO। CA चीफ एडमिनिस्ट्रेटर है, वो हमारे मुख्य होते हैं। चीफ एडमिनिस्ट्रेटर वो IS होते हैं। गॉट इट। अब हमें ये बता दें कि एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कोई भी आम नागरिक या बिजनेसमैन या फिर NGO कैसे मैक्सिमम मार्केटिंग बोर्ड या मंडी बोर्ड का लाभ उठा सकते हैं उनकी योजनाओं से। हमारा NGO का तो कोई इसमें नहीं है, हमारा तो जमींदारों के लिए है, किसानों के लिए। किसान अपना फसल बेचने के लिए मंडी में ले आए और उसका उचित मूल्य दिलाना, उनको बिकवाना, उचित मूल्य दिलाना, ये मार्केटिंग बोर्ड का काम है। गॉट इट। इसके अलावा कोई स्कीम और सर्विसेज है जो मार्केटिंग बोर्ड प्रोवाइड करती है? एक स्कीम है, किसान श्रमिक जो खेती में काम करते हैं, दुर्घटना हो जाए, खेती कृषि संबंधी कार्य करते हैं, कोई दुर्घटना हो जाए, उसके लिए एक स्कीम है, मुख्यमंत्री किसान एवं खेती और मजदूर जीवन सुरक्षा योजना 2013। इसके अंदर कृषि संबंधी कार्य करते हुए कोई दुर्घटना होती है, उसका अलग अलग, जैसे मृत्यु होने पर 5 लाख रुपए, रीढ़ की हड्डी टूटने पर 2.5 लाख रुपए, 2 अंग भंग होने पर 1,87,500 रुपए, स्थायी गंभीर चोट होने से 1,25,000 रुपए, पूरी उंगली कटने पर 75,000 रुपये, आंशिक उंगली कटने पर 37,500 रुपये मार्केटिंग बोर्ड देते हैं। तो इसके लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं आमजन? ये सरल पोर्टल के माध्यम से किया जा सकती है। और इसका 60 दिन के अंदर अप्लाई करना होता है। उसके बाद जो भी कमेटी के सेक्रेटरी है वो वेरिफिकेशन करते हैं इसकी, गाँव में जाके जहाँ भी दुर्घटना हुई है, वेरिफिकेशन के बाद अगर वो इस स्कीम के अंतर्गत आता है तो उनको पेमेंट की जाती है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर? हाँ। ओके, ग्रेट। और फिर कितने टाइम में ये ट्रांसफ़र होता है? 60 दिन के अंदर तो वो अप्लाई करे। उसके बाद जल्दी ही उनका महीने के अंदर हो जाता है, कोई सी बात नहीं, जल्दी हो जाता है। साहिब राम जी, इस स्कीम को प्राप्त करने के लिए कोई रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत होती है और कौन कौन इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं? नहीं, इसमें रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होती। कोई भी किसान मजदूर कृषि संबंधी कार्य करते कोई दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तो वो इसमें अप्लाई कर सकता है। गॉट इट। वो किसान हरियाणा के ही होने चाहिए, मजदूर हरियाणा के होने चाहिए या फिर कहीं का हो चाहिए? ओके, ग्रेट। जिस एरिया में हो रही है वो उस एरिया के नोटिफाइड मार्केट एरिया में हो रही है ना, वो कमेटी उसको वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। तो साहिब राम जी, मार्केटिंग बोर्ड की और कौन सी स्कीम्स होती है? और ये सेल पोर्टल पर लाइसेंस बनाना, NOC, नो ड्यूज सर्टिफिकेट, कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी अप्लाई किया जा सकता है। जी। और E-NAM एक स्कीम हमारी चल रही है, उसके बारे में टेक्निकली हमारे संजय वर्मा जी
सीनियर मैनेजर है, वो बता देंगे इस पर विस्तार से। ओके, थैंक यू। जी। तो अब हमारे साथ है सीनियर एग्री बिजनेस मैनेजर श्री संजय वर्मा। वेलकम टू द शो। अब ये हमें विस्तार में सरल की स्कीम्स और ई-नाम के बारे में बताएंगे। प्लीज़ आप हमें पहले सरल की स्कीम्स के बारे में बता दें, कौन सी स्कीम होती है और वो किन किन के लिए लाभदायक होती है। सरल जो है ये हरियाणा सरकार का सरल अंत्योदय करके ये वो है पोर्टल है जिसमें आम फार्मर्स या आम जो बिजनेसमैन है जो मंडी से संबंधित है, वो अगर कोई सर्विसेज लेना चाहता है, जैसे आपका लाइसेंस हो गया और वो मंडी में कोई कार्य करना चाहता है, तो वो लाइसेंस की प्रक्रिया है वो आप सरल अंत्योदय पे जा करके वो अप्लाई कर सकता है। उसके लिए जो डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है वो भी उसको अपलोड करने पड़ेंगे। इसके अलावा जो मंडी विकसित होती है तो दुकान बनाने के लिए उसको डीपीसी लेनी होती है या कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेना होता है। तो अब जो पहले वाली स्कीम थी उसके डॉक्यूमेंट्स एक बार ही बता पाएंगे, कौन से रफ डॉक्यूमेंट्स। लाइसेंस के लिए क्या बेसिकली जो प्राइम रिक्वायरमेंट है वो आपके मंडी का जो नोटिफाइड एरिया है उसमें उसकी दुकान होनी ज़रूरी है, आइदर चाहे वो खुद की दुकान है या वो रेंट पे है। तो फर्स्ट तो एसेंशियल वो यही है कि उसके पास दुकान होनी चाहिए। दूसरा उसके पास जो है लाइसेंस के लिए जो है उसकी दुकान जो है रजिस्टर्ड होनी चाहिए। और तीसरा क्या है कि उसको नॉमिनेट करने के लिए 2 आड़तियों के एफिडेविट भी चाहिए। ओके जी, तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट है लाइसेंस के लिए। इसके लिए अमाउंट क्या पे करना पड़ता है? अमाउंट की लाइसेंस फ़ीस है 300 रुपये। ओके, 300 रुपये उसको लाइसेंस फ़ीस देनी होती है जो हर साल रिन्यूअल होती है 31 मार्च ऑनवर्ड। गॉट, ग्रेट। नेक्स्ट कौन सी स्कीम होती है? नेक्स्ट इसके बाद है कि भी अगर किसी ने दुकान बनाई है तो वो डीपीसी ले सकता है, आपका कंप्लीशन सर्टिफिकेट ले सकता है या कन्वेंस डीड करवा सकता है। ये डीपीसी क्या होता है? डीपीसी ये है कि जब मंडी विकसित होती है कोई दुकान, उसको या तो रिजर्व प्राइस पे या ऑक्शन पे वो लेता है तो उसको दुकान बनानी होती है विदिन 2 ईयर्स। तो दुकान बनाने के लिए उसको नींव की वो लेनी पड़ेगी, जगह चिन्हित करवानी पड़ेगी कि भाई मेरी ये दुकान की प्रेमाइसेस है। तो उस जब वो नींव भरेगा तो उसको वो डीपीसी बोलते हैं। ओके, और इसके क्या चार्ज होते हैं और क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं? इसके लिए अलग अलग चार्जेस हैं, वो दुकान वो अलग है एरिया वाइज। हाँ, एरिया वाइज। ओके, और मंडी वाइज भी वो चेंज होता है? मंडी वाइज भी चेंज होता है। तो ये इसकी डिटेल कहाँ पे मिल सकती है कि कौन से मंडी में ये क्या आप चार्ज? हमारे जो वेबसाइट है, पोर्टल है हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड की, उस पर आप जा करके आप ले सकते हैं। ओके, क्या लिंक होगी हमारे वेबसाइट की? ये hsmb.org.in। ओके, गॉट इट। तो संजय जी, जैसे आपने डीपीसी के बारे में बताया, प्लीज़ आप हमें कन्वेंस डीड और कंप्लीशन सर्टिफिकेट के बारे में बता दें। देखिए, जो बिजनेसमैन जो है, आड़ती है या कोई और अन्य है, वो दुकान लेता है मंडी में, तो उसका जो फेजेस में जो बनाने की जो प्रक्रिया है, जैसे पहले वो निशानदेही लेगा नींव की, उसके बाद फिर नींव तक बनाएगा, उसके बाद वो दुकान जो हमारा स्टैंडर्ड डिज़ाइन है मार्केटिंग बोर्ड का, उसके मुताबिक उसको वो दुकान बनानी होती है। दुकान बनाने के बाद वो है अप्लाई करेगा कमेटी में कि भी मैंने ये दुकान बना ली है स्टैंडर्ड डिज़ाइन के हिसाब से। उसके बाद हमारी एक टेक्निकल विंग है जो इसको वेरीफाई करेगी उस दुकान को कि भी ये एज़ पर डिज़ाइन बनी है कि नहीं बनी, कोई नॉर्म्स उसने कोई ब्रेक तो नहीं किया है। तो उसके बाद उसका अगर उसने कुछ ब्रेक किया है, नॉर्म्स के मुताबिक नहीं डिज़ाइन किया है उसने दुकान को, तो नॉन कंपाउंडेबल और कंपाउंडेबल 2 तरह के पेनल्टीज़ होती है। तो वो एसडीओ जो है कंस्ट्रक्शन का, वो एक रिपोर्ट सबमिट करेगा मार्केट कमेटी में, तो उसके मुताबिक ही फिर उसकी कंप्लीशन सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। गॉट इट। और कन्वेंस डीड? कन्वेंस डीड तो बेसिकली क्या, रजिस्ट्री है। गॉट इट। हाँ, अगर उसका सारी चीज़ कंप्लीट हो गई है तो वो ही कैन अप्लाई फॉर अ रजिस्ट्री। गॉट इट। और इसके क्या चार्जेस रहते हैं दोनों के? उसके बाद तो जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं 7% है उसका जो टोटल कॉस्ट का। गॉट, ग्रेट। अगर किसी बिजनेसमैन या फिर किसी को भी आर्थिक को ये बनानी हो, कोई दुकान लेनी हो मार्केटिंग बोर्ड में, तो उसका प्रोसेस क्या होता है? नहीं, बिल्कुल सही है कि भी ये बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन है कि भी आम नागरिक को रहती है मन में कि भी मैं भी मंडी में जाकर कार्य करूं। तो उसके लिए क्या है, देखिए बेसिकली क्या है, 2 तरह से आप दुकान ले सकते हैं मंडी में। पहला तो जो ऑलरेडी कार्यरत हैं हमारे मंडी में और वो मंडी डीनोटिफाइड हो जाती है या नई जगह में विकसित करनी होती है, तो जो पुराने लाइसेंस धारक होते हैं हमारे, उसके कुछ नॉर्म्स हैं, उसमें से स्क्रूटनिंग होके जो है मार्केटिंग बोर्ड को रिजर्व प्राइस पे उनको दुकान अलॉट करती है। दूसरा, जो दुकानें बच जाती हैं रिजर्व प्राइस के अलावा, उनको फिर ओपन ऑक्शन में बोली लगा करके आम नागरिक उसको परचेज कर सकते हैं। ओके, ये बोली कब कब लगती है और कैसे लगती है? ये बोली ऑनलाइन लगती है और मार्केटिंग बोर्ड के आगे इसका शेड्यूल जारी करता है पूरे हरियाणा का मंडी वाइज, जहाँ जहाँ भी वो ऑक्शन के लिए तैयार हैं जगह,
तो वो आप मीडिया के माध्यम से आप पता कर सकते हैं भी कि हिसार में कब मंडी में कब कौन सी दुकानें ऑक्शन होंगी, तब वो उसके मुताबिक वो ऑनलाइन जा करके अपना अप्लाई कर सकता है। अच्छा, और इसकी कहाँ मतलब वेबसाइट पे मिल जाएगी आपको कि कब? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड की जो वेबसाइट है उस पर सारा विवरण रहता है। ओके, ग्रेट। और मीडिया के माध्यम से, अखबार के माध्यम से भी सूचना आती रहती है भी किस मंडी में दुकानें की कब ऑक्शन होने वाली है। गॉट इट। तो संजय जी, आप हमें ई-नैम के बारे में बता दें। जी बिल्कुल, ई-नैम जो है ये भारत सरकार का बहुत ही पायलट प्रोजेक्ट है जिससे कि भी किसानों को उचित मूल्य मिल सकता है। ई-नैम बेसिकली इसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। जितने भी अपने हिंदुस्तान में मंडियां हैं उनको सभी एक पोर्टल के माध्यम से उसको जोड़ा गया है, यानी कि भारत की सभी मंडियां एक मंडी विकसित हो गई है ई-नैम के माध्यम से। और इसमें जो फार्मर है हमारा हरियाणा का, तो वो इसका फ़ायदा पंजीकरण करा करके ही ले सकता है। सबसे पहले फार्मर्स को ई-नैम पे अपना पंजीकरण कराना पड़ेगा। पंजीकरण कराने के लिए उसको क्या है, बेसिकली उसकी बैंक की डिटेल्स चाहिएंगी, उसकी पासबुक की कॉपी चाहिएगी और उसका आधार कार्ड चाहिएगा और 2 फोटोएँ चाहिएंगी। तो ये जो वो चीज़ ला करके वो रजिस्ट्रेशन कहीं भी करा सकता है। उसको मार्केट कमेटी के कार्यालय में आके वो करवा सकता है, या आपके गाँव में ही अटल सेवा केंद्र बने हुए हैं उन पर भी जाकर वो अपना पंजीकरण करा सकता है। बेसिकली जो ई-नैम है ये नॉन एमएसपी जो प्रोडक्ट हैं भी, जिस पे एमएसपी पे जो सरकार नहीं खरीदती है, उस प्रोडक्ट्स को वो ई-नैम के माध्यम से वो बेच सकते हैं। इससे क्या है कि जो परचेज़र है, अभी तक तो क्या है कि भी हमारा जो नॉर्म्स है वो मंडी के जो नोटिफाइड में जो लाइसेंस धारक हैं हमारे, वही परचेज़ कर सकते हैं मंडी से। लेकिन ई-नैम के माध्यम से अगर वो परचेज़र जो है साउथ का परचेज़र है और ई-नैम पे वो पंजीकृत हुआ है, तो वो हरियाणा से अगर उसको परचेज़ करना है, धान की बासमती की धान परचेज़ करनी है, तो वो डायरेक्टली वो परचेज़ कर सकता है पोर्टल के माध्यम से। ग्रेट। ये तो ई-नैम का प्रोसेस हो गया। इसमें पंजीकृत करने का आपने वो भी कवर कर लिया जी। पर जैसे एक आम नॉर्मली जो मंडियाँ लगती है फॉर से रबी और खरीफ क्रॉप्स, उसका प्रोसेस क्या होता है एक किसान के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा कि भी सबसे पहले तो क्या है कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा का पोर्टल जो है वो खुला हुआ है। उसमें किसान भाइयों से हम अनुरोध भी करते हैं और गांव-गांव में जाकर हम कैंपेन भी करते हैं कि भी किसान भाई अपना पंजीकरण करा ले मेरी फसल मेरे ब्यौरा पर। जब किसान मेरी फसल मेरे ब्यौरा पर पंजीकरण करा लेता है और उसकी जो फसल है वो पक्के तैयार हो जाती है, तो सबसे पहले तो वो है कि उसकी फसल की सफाई करे अच्छी तरीके से। उसमें जो नमी है, मात्रा, जो मापदंड है खरीदने के, वो उन मापदंडों पे खरा करके लेके आए। जब वो फसल तैयार होगी, कटाई कर ली है उसने और उसके नॉर्म से पूरे हैं, तो वो ट्रॉली में लेकर के फार्मर्स जो है मंडी के गेट पे आता है। अगर उसका मेरी फसल मेरे ब्यौरा में उसका पंजीकृत है तो वो आके गेट पे अपना नाम बताएगा, तो हमारा कंप्यूटर ऑपरेटर वहाँ पे बैठा रहता है गेट पे, तो वो उसका वो पोर्टल खोलेगा, उसका फसल का वो विवरण आ जाएगा पूरा भी, कौन सी फसल लेके आया है, कितनी मात्रा उसने परचेज करनी है, वो सारा पूरा विवरण आ जाएगा। वहाँ पे उसको गेट पास जारी कर दिया जाएगा कि भी अब आप फसल को मंडी में ले जा सकते हैं। वो गेट पास ले करके फार्मर्स, उसका जो आड़ती है उसके पास वो जाएगा और वहाँ पे उसकी जो फसल है उसकी वो ढेरी बनवा देगा और आड़ती उसका अपने एच रजिस्टर में इंदराज कर लेगा। और मार्केट कमेटी का जो है ऑक्शन रिकॉर्डर, वो भी अपने ऑक्शन रजिस्टर में उसको इंदराज कर लेगा। उसके बाद फिर क्या है कि एक टाइम फिक्स होता है हमारा बोली का, वो लगभग क्या है कि वो मंडी टू मंडी वेरी करता है और फसल टू फसल वेरी करता है। तो जनरली क्या है कि 12 से लेकर 2 बजे तक हमारा ऑक्शन का टाइम रहता है, जिसे हम बोली कहते हैं। जब वो पूरी मंडी में ढेरियाँ लग जाती हैं सभी आड़तियों के पास, तो जो परचेज़र होते हैं वो परचेज़र आते हैं 12 से और 2 के बीच में, और वो किसानों की ढेरियों पे जाएंगे और अपनी ज़रूरत और अपने क्वालिटी के हिसाब से वो उसकी बोली लगाते हैं। और बोली लगाने पे जो उच्चतम जो रेट लग गया उस पे फार्मर का कंसर्न लिया जाता है, भी इस रेट पे आपके ये माल बिक रहा है, क्या हम बेच दें। जब फार्मर कंसर्न दे देगा कि भी हाँ बेच दो, तो वो फिर बिक जाती है। ग्रेट। और उसके बाद बिकने के बाद फिर फार्मर्स को क्या है, जे फार्म जारी कर देता है आड़ती। जे फार्म, वो क्या? उसमें उसका पूरा विवरण होता है कि भी कौन सी फसल थी, क्या भाव लगा उसका और कितने क्विंटल थी, तो टोटल उसका पूरा एक किस्म का लेखा जोखा होता है उसका। ग्रेट। तो मार्केटिंग बोर्ड या मंडी बोर्ड फार्मर के वेलफेयर के लिए काफ़ी कुछ करते हैं मेनली। जी जी। तो इसमें जनरली किसानों की क्या क्वेरीज होती है, क्या प्रॉब्लम्स होती है और उसके कुछ सॉल्यूशंस आप हमें? बेसिकली तो दो ही क्वेरीज होती है। एक तो भाव का होता है, क्योंकि किसान को पता नहीं चलता भी आज मंडी का क्या भाव है, तो उसके लिए मार्केटिंग बोर्ड ने एक टोल फ्री नंबर जारी किया हुआ है 1800 180 2060। अगर फार्मर का भी
मंडी में नहीं आना होता है तो वो घर बैठे भी मंडी का क्या भाव है आज का, पूरे हरियाणा की कौन कौन सी मंडी में क्या भाव है, तो वो घर बैठ के भी भाव का पता कर सकता है उस टोल फ्री नंबर पे कॉल करके। उसके मुताबिक वो अपनी फसल को वो उस मंडी में ले जा सकता है। ग्रेट। दूसरी क्वेरीज उसकी ये रहती है कि भी मेरे को जो है फसल जो है किस टाइम पे लेके आना है, क्योंकि प्रिक्योरमेंट जो है वो थ्रू आउट द ईयर तो होती नहीं है, वो स्पेसिफिक पीरियड होता है जो हरियाणा सरकार उस पर नोटिफाई करती है। जैसे अब धान का सीज़न आने वाला है तो धान की जो प्रिक्योरमेंट है वो अक्टूबर से स्टार्ट हो रही है। तो फार्मर्स की भी क्वेरी रहती है, क्योंकि कई बार क्या धान जल्दी आ गई या लेट आ गई तो वो इसी में रहता है, दुविधा में रहता है भी मुझे कब लेके आनी है। अब जैसे मूंग की फसल लगभग पक्के तैयार है तो वो फार्मर्स की क्वेरी जाएगी मैं मूंग लेके आऊँ कि नहीं लेके आऊँ। तो लेकिन वो जो नॉर्म्स में अगर उसने एमएसपी सरकार को ख़रीदना है तो वो 1 अक्टूबर से वो ला सकता है मंडी में। गॉट इट। एक हरियाणा सरकार की भावांतर भरपाई योजना चली हुई है जिसमें क्या है कि फार्मर्स की बेनिफिट के लिए है वो स्कीम। कई बार क्या होता है कि भाई एक फार्मर ने मान लो टमाटर लगाया तो उसका देखा देख के टमाटर की गलत हो जाती है, तो जिससे कि उसके जो पैदावार का जो उसका जो लागत है वो भी पूरी नहीं हो पाती क्योंकि भाव गिर जाते हैं। तो उसको भरपाई करने के लिए, उसकी लागत को भरपाई करने के लिए भावांतर भरपाई योजना है। इसका बेनिफिट वो किसान कैसे ले सकता है? उसको सबसे पहले तो मान ले वो खेती की बिजाई करता है तो उसको BVY पे जाकर के अपना पंजीकरण कराना पड़ेगा, और इसके लिए इसके लिंक क्या है? भावांतर भरपाई योजना के तहत जाके इसको पंजीकरण कराना पड़ेगा किसान को। वो कहीं भी पंजीकरण करा सकता है, DHO जो जिला उद्यान अधिकारी है के कार्यालय में जाकर के, या मार्केट कमेटी के कार्यालय में आकर के, या अटल सेवा केंद्र पे जाकर के वो अपना पंजीकरण करा सकता है भावांतर भरपाई योजना के पोर्टल पर जाकर के। उसके बाद क्या है कि जिला उद्यान अधिकारी जो है उसने जो पंजीकरण कराया है किसान ने वो उसको वेरीफाई करेगा फिजिकली जाकर के भी फलाने किसान ने टमाटर बोया है कि नहीं बोया है, तो उसको वो वेरीफाई कर देगा। वेरीफाई होने के बाद वो पोर्टल पे शो होएगा। तो उसके बाद टेंटेटिव डेट आती है कि भी ये इस पीरियड में उसकी फसल आएगी। तो उसके बाद फिर मार्केटिंग बोर्ड का जो कमेटी का जो है वो हमारे पास पूरा विवरण होता है। ये टेंटेटिव डेट कहाँ से आती है? टेंटेटिव डेट उसकी बिजाई की डेट के बाद आती है। ओके। तो उसकी वो जो पंजीकृत जो किसान हैं, मान लो हमारे हिसार मार्केट कमेटी के हैं, तो हमारे पास विवरण पोर्टल पे होता है कि भी हमारे किसान जो हिसार का जो है उसने BVY पे इतने किसानों ने पंजीकरण करा और इन फसलों का कराया है। तो जब प्रिक्योरमेंट की जब शुरुआत होती है तो मार्केट कमेटी भी उन फार्मर को संपर्क कर सकता है और फार्मर भी मार्केट कमेटी में संपर्क कर सकता है कि मैंने आज फसल लेके आनी है। तो जब वो फसल लेके आता है मंडी में तो उसका वही प्रोसेस रहता है कि वो मंडी में गेट पास जारी होगा, उसके आड़ती के पास जाएगा, और आड़ती उसकी माल बोली के उपरांत जब वो माल बिक जाता है तो उसको J फार्म जारी करेगा। J फार्म वो सारी चीज़ प्रक्रिया जो है ऑनलाइन होंगी। उसके बाद जो है कि मार्केटिंग बोर्ड का उस दिन का रेट मोड रेट निकालती है, वो प्रोसेस है मोड रेट निकालने का। मान लो मोड रेट 4 रुपये निकल गया और उस फार्मर को उस दिन उसका 3 रुपये में माल बिका, तो जो 1 रुपये का जो डिफरेंस है वो ऑटोमेटिक ही उसके खाते में आएगा। वो विद प्रोसेस है, वो विद इन 1 मंथ से लेकर 2 महीने का प्रोसेस है। उस प्रोसेस के तहत वो उसके जो भावांतर का जो भरपाई का जो है वो बेनिफिट उसको मिल जाएगा, डायरेक्ट उसके खाते में जाएगा। कोई कारण वश अगर वो ना मिले तो वो कैसे और किसको कॉन्टैक्ट वैसे करें? ना मिलने का तो कोई, देखो ना मिलने का 2 ही कारण हो सकता है। जब वो पंजीकृत करा रहा है, अपना रजिस्ट्रेशन करा रहा था, हो सकता है उसने कोई बैंक की डिटेल्स कोई गलती से गलत भरी गई हो, एक कारण ये भी हो सकता है। दूसरा क्या है कि भी जो J फार्म है उसका प्रॉपर तरीके से टाइमली डेट अपडेट ना हुआ आड़ती के माध्यम से। तो अगर कोई ऐसी ग्रेवेंसेस आते हैं भी फार्मर्स को टाइमली पेमेंट नहीं मिल रहा है तो वो मार्केट कमेटी के कार्यालय में आकर संपर्क कर सकता है, या जो जिला का जो कार्यालय है जिला विपणन प्रवर्तन अधिकारी का, उस कार्यालय में भी आकर वो संपर्क कर सकता है और वो अपने एक लिखित में दे दे कि मैंने ये पंजीकरण कराया था और इस तारीख को मैंने ये फसल को आड़ती के माध्यम से बेची थी और उस दिन जो रेट जो था वो कम था मंडी का, और अप्लाई कर देगा। अगर उसका बनता है एज़ पर नॉर्म्स भरपाई की तो वो हो जाएगा। तो अगर किसी किसान ने MFMB या मेरे फसल मेरे ब्यौरा पे ना रजिस्ट्रेशन करवाया, उसके कारणवश क्या क्या हो सकता है? देखिए, जो सरकारी खरीद होती है किसानों की, जो भी फसल है वो जो सरकार खरीदती है उसके लिए मैंडेटरी है कि भी किसान को मेरी फसल मेरे ब्यौरा पे पंजीकृत होना अनिवार्य है। अगर किसान मेरी फसल मेरे ब्यौरा पे पंजीकृत नहीं है तो वो बेच नहीं पाएगा MSP पे। मतलब वो फिर भी वो मंडी पे आ जाए तो वो बेच सकते हैं, पर नॉन MSP पे बिकेगा। वो जो आम जो बिकता है, जो उस दिन मंडी का भाव होगा उस भाव के मुताबिक वो माल बेच सकता है। और उन्हें फिर वो BBY और ये सभी योजना बाकी जो स्कीम में है वो उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा उसको।
ओके, गॉट इट। जो अमाउंट ट्रांसफ़र होनी होती है किसानों के खातों में जी। वो कितने देर में ट्रांसफ़र हो जाती वो 48 घंटे से लेकर 72 घंटे के बीच में हो जाती है। है? गॉट इट, ग्रेट। तो मार्केटिंग बोर्ड हिसार की कोई ईमेल आईडी है जिसके माध्यम से किसान या फिर बिजनेसेस आपको रीच कर पाए? बिल्कुल सही है। देखिए, किसी फार्मर्स को या किसी आड़ती को या किसी बिजनेसमैन को कोई समस्या आती है तो वो मार्केटिंग बोर्ड का जो टोल फ्री नंबर है 1800-180-2060 उस पे जा कर के वो रजिस्टर करवा सकता है। तो कंसर्न जो भी कमेटी की पूरी हरियाणा की जहाँ भी जो समस्या उसने रजिस्टर कराई है वो हमारा प्रोसेस है, वो समस्या को वहाँ पहुँच जाएगी और उसका जो ग्रेवेंसेस का जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा। और जहाँ तक आपने कहा भी हमारे हिसार ज़िले की, तो हिसार ज़िले की जो हमारी मेल ID है वो आप लिख लीजिए dmuhsr@rediffmail.com। गॉट इट, ग्रेट। और बाकी भी हम ईमेल आईडीज डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाल देंगे। जी। ओके, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, काफ़ी डाउट्स क्लियर करे। जी, धन्यवाद। और टेक्निकल भी हमें आइडिया लग गया स्कीम्स के बारे में और मंडी के बारे में और इनाम के बारे में भी। जी, थैंक यू संजय जी। थैंक यू। कुछ आप संदेश देना चाहेंगे हमारे आम नागरिक को, किसानों को या फिर अपने स्टाफ को? किसान मेरी फसल मेरे ब्यौरा में टाइम से रजिस्ट्रेशन कराइए अपनी फसल, नंबर 1 तो ये है। दूसरा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन टाइम से होगा तो उनकी फसल का सही से रेट मिलेगा और मंडी में वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर बेच सकेंगे। और मंडी में माल लाते समय फसल सुखा कर लें, साफ करके लें, तो उनको दिक्कत नहीं आई किसी प्रकार की बेचने में। गॉट इट, थैंक्स अ लॉट साहिब राम जी, आपने अपना टाइम दिया, हमें अंडरस्टैंड करवाया मार्केटिंग बोर्ड उर्फ मंडी बोर्ड के बारे में। थैंक्स आपको भी और संजय जी को भी जिन्होंने हमें स्कीम्स और सर्विसेज के बारे में बताया मार्केटिंग बोर्ड के। और थैंक्स अगेन फॉर ऑल योर वर्क, आप इतने सारे मंडियों को संभालते हैं एंड ऑल द इनपुट्स यू हैव गिवन। थैंक यू। थैंक यू। इसी बात पे कहना चाहेंगे कि प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फॉरवर्ड करें, स्पेशली किसानों को, ताकि उन तक मैसेज भी पहुँचे जो सर ने दिया है और इसके अलावा वो अंडरस्टैंड कर पाएँ मार्केटिंग बोर्ड को। और अगर आप ऐसे वीडियोस देखने की इच्छा रखते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।